नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव हंसराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 सरल रेखा में गति। उसमें हम लोग दो लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। लेक्चर 2.3 की बारी है आज। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज के लेक्चर का जो पहला टॉपिक है वो है त्वरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि त्वरण होता क्या है। तो देखिए, त्वरण का मतलब होता है आप जैसे ओके दोस्तों, जैसे अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा है, अभी तक हम लोग ने वेग वगैरह हम लोग वेग के बारे में जानते हैं। ठीक है, और उससे भी पहले हमने पढ़ा था विस्थापन, दूरी वगैरह क्या होती है। ठीक, दूरी समझ में आई तो विस्थापन समझाओ, फिर उसके बाद वेग समझा, और आज हम वेग के बारे में जानते हैं तो अब हम आगे की बात करेंगे, यानी त्वरण की बात करेंगे। ठीक है, देखिए, कभी भी कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है और वो इस प्रकार गति कर रही है दोस्तों कि उसका वेग बदलता जा रहा है, अभी कुछ और है, थोड़ी देर बाद वेग बदल गया। बदलने का मतलब है दोनों पॉसिबिलिटीज है दोस्तों, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, मान लीजिए वेग घटे या बढ़े कुछ भी हो, लेकिन वेग में परिवर्तन हो रहा हो। अगर किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु में त्वरण है। ठीक है, तो त्वरण क्या होता है? त्वरण वेग परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। सपोज करिए, अगर किसी वस्तु का वेग dt समय के भीतर किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन dv हो, तो उस वस्तु में उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना हो जाएगा? a बराबर dv/dt। इसी को बोलते हैं हम लोग त्वरण। ठीक, यानी कि एक परिभाषा तो हमने ये बोली। ठीक है, और अगर आपको ये चीज याद है तो आप इसे समझकर, इसे देखकर ही आप अपनी परिभाषा खुद बना सकते हैं, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए, इसका मतलब क्या होता है, मैंने बताया था मैथ्स की एक चीज है, मैथ्स में यूज होते हैं। जैसे हमने ये लिख दिया, ठीक है, हमने लिख दिया dy/dx। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं कई लोग, dy/dx ऐसे भी लिखते हैं, या कई लोग ऐसे लिखते हैं dy/dx। और एक तरीका ये हो गया जो मैंने लिखा है, एक तरीका ये हो गया कि dy/dx ऑफ y। ठीक है, दोनों ही सही है दोस्तों। इसको हम लोग dy/dx भी ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसको पढ़ते हैं dy/dx। इसका मतलब होता है x के सापेक्ष y का अवकलन, जो ऊपर लिखा होता है उस चीज का अवकलन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, नीचे लिखा है t, यानी t मतलब समय। t क्या होता है? समय। तो समय के सापेक्ष किसका अवकलन हो रहा है? v का, यानी वेग का। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। ठीक है, या फिर हाँ, किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। अब देखिए, त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है। कैसे पता चला? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, वेग क्या है? वेग एक सदिश राशि है, और जब किसी सदिश राशि का अवकलन या समाकलन करेंगे तो जो आएगा वो भी एक सदिश राशि होगी, इसलिए ए क्या है? वेक्टर है। ठीक, अब देखिए, जरा आप यहां सोचिए, क्या कभी टाइम में होने वाला चेंज निगेटिव होगा? नहीं, क्योंकि समय तो निरंतर आगे बढ़ता जाता है ना। अंतिम समय का मान हमेशा प्रारंभिक समय से ज्यादा ही होगा, तो dt तो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अगर dv निगेटिव है, सपोज करिए, अगर dv क्या है? dv निगेटिव है, तो इसका केवल और केवल एक निष्कर्ष निकलता है कि a का मान भी कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। और जब a निगेटिव आ गया तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं? मंदन। ठीक है, मंदन कहें या फिर इसे रिटार्डेशन कहें, मंदन कहें या रिटार्डेशन कहें। ठीक, चलिए, अच्छा, अब अगर मान लीजिए dv की वैल्यू पॉजिटिव आए तो क्या होगा? तो इसका केवल एक निष्कर्ष निकल सकता है। इसका निष्कर्ष ये निकल सकता है एक कि भाई a की वैल्यू कैसी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, चलिए, और a पॉजिटिव मतलब आप इसे बोलेंगे कि एक्सेलरेशन है, तब ये त्वरण कहलाएगा। ठीक, क्योंकि दोस्तों देखिए, वैसे तो त्वरण एक व्यापक शब्द है। त्वरण का मतलब दोनों ही चीज पॉसिबल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक अलग सा शब्द बना दिया गया, मंदन। अगर मंदन बोला जाएगा तभी आप समझेंगे कि वेग में परिवर्तन हो तो रहा है, लेकिन वेग घट रहा है, मतलब वेग कम हो रहा है। मतलब सपोज करिए, आपको कोई भी गाड़ी वगैरह चल रही है, आपने उस पर ब्रेक मारा, जैसे आप ब्रेक मारते हैं स्पीड धीमे धीमे करके कम होती है और लास्ट में 0 हो जाती है, आपका वाहन रुक जाता है, आप रुक जाते हैं। ठीक है, वैसे ही तो जब आपने ब्रेक लगाया तो उस समय क्या हो रहा है? उस समय वेग घट रहा है। वेग घट रहा है मतलब मंदन हो रहा है। जब आपने एक्सीलरेटर लिया तो आपकी वेलोसिटी बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, तो स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वहां पे त्वरण होगा। ठीक है, त्वरण मतलब वही एक्सेलरेशन। और मात्रक विमा सब जानते ही हैं। ठीक है, मात्रक कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखिए, मात्रक देख लीजिए भाई, a बराबर dv/dt। dv का मात्रक कितना होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और समय का मात्रक कितना होता है? सेकेंड। कितना आ जाएगा? इसका टोटल ये मात्रक निकल के आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, विमा देखिए, विमा कैसे निकालेंगे भाई? dv की विमा, dv मतलब वेग ही तो है। वेग की विमा क्या होती है? वेग की विमा होती है lt-1।
ठीक, LT-1 और अपॉन में क्या है समय, समय की विमा t। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा LT-2। ठीक है, चलिए ओके दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोले जा रहा है। ओके दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक में देखिए क्या बोल रहे हैं, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु की गति के लिए शुद्ध गति की समीकरण। यहाँ एक शब्द जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है कि एक समान त्वरण का क्या मतलब है भाई, है ना। एक समान त्वरण का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपका वेग हर एक सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। मतलब अभी मान लीजिए 0 से स्टार्टिंग करी, 1 सेकंड बीता 5 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर दूसरा सेकंड बीता 5 + 5, ठीक है 10 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर उसके बाद तीसरे सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड, फिर चौथे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, फिर 25, फिर 30, ऐसे एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ेगा, एक कांस्टेंट रेट से अगर वेग बढ़ रहा है, मतलब त्वरण एक नियत है, त्वरण नहीं बदल रहा है, त्वरण नियत है। वेग बदलना और त्वरण बदलना दोनों अलग अलग चीज होती है। ठीक है, अगर किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाला त्वरण समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है, तब हम कह सकते हैं दोस्तों कि ठीक है कि ये वस्तु जो है एक समान त्वरण से गतिमान है। तो एक समान त्वरण से चलने वाली वस्तु के लिए हमें गति के समीकरण निकालने हैं, वही समीकरण जो न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए, देखिए यहां पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम जरा ध्यान से देखिए, यहां y अक्ष पे किसको बनाया है, वेग को, और x अक्ष पे किसको बनाया है, समय को। इस तरह के ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के वक्र को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के वक्र को बोलते हैं वेग समय वक्र। वेग समय वक्र एक ऐसा वक्र होता है कि मतलब अगर आपसे कोई पूछे वेग समय वक्र क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि किसी गतिमान वस्तु के वेग को y अक्ष तथा समय को x अक्ष पर लेकर खींचे गए वक्र को वेग समय वक्र कहते हैं। ठीक है, ओके चलिए अब देखिए इसमें हमने क्या किया हुआ है, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग है u, हमेशा प्रारंभिक वेग 0 हो ये कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए हम पहले से गतिमान हैं और गतिमान अवस्था में ही हमने समय का मापन शुरू किया, तो गतिमान अवस्था में ही जैसे ही हम समय का मापन शुरू करेंगे, ठीक उस समय जो भी वेग रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा प्रारंभिक वेग। ठीक है, चलिए और कुछ समय बाद वेग बढ़ गया होगा, और वेग बढ़ने बाद जितना हो गया वो हमने मान लिया, कुछ समय बाद t समय बाद वेग कितना हो गया, वेग हो गया v। ठीक, देखिए जब यहां पे t 0 था तो वेग कितना है u, यानी कि यही प्रारंभिक वेग है। लेकिन जब समय t हो गया तो t समय पे देखिए वेग कितना है, t समय पे वेग है कैपिटल V, सॉरी स्मॉल v। ठीक है, तो u से v हो गया, तो वेग में परिवर्तन कितना है, वेग में परिवर्तन हो रहा है अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक है, और कितने समय में, वेग परिवर्तन होने में समय कितना लग रहा है, वेग परिवर्तित होने में समय लग रहा है 0 से t, यानी t सेकंड लग रहे हैं। तो v माइनस u किया तो वेग में परिवर्तन आ गया दोस्तों, v माइनस u किया तो वेग में परिवर्तन आ गया, और अपॉन में t किया तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा त्वरण। ठीक है, चलिए यहां से हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए कितना आएगा, इसका से मल्टीप्लाई कर दीजिए 80, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, u प्लस 80। ठीक, चलिए ये हो गई हमारी न्यूटन की गति की पहली समीकरण। ठीक, पहली समीकरण तो यहीं से आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दूसरे समीकरण की। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब अगर हमें ये देखना हो कि वस्तु ने t बराबर 0 सेकेंड से चलना शुरू किया और t बराबर t सेकेंड के बाद वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की, तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, देखिए भाई वस्तु द्वारा चली गई दूरी, दोस्तों मैंने क्या बताया था, अगर आपको वेग समय वक्र दिया हो और पूछा जाए कि वस्तु के द्वारा चली गई दूरी बताइए, तो वेग समय वक्र को देखकर वस्तु द्वारा चली गई दूरी निकालनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस इतना देखते हैं कि वक्र और x अक्ष के बीच में कितना हिस्सा घेरा गया है। ठीक, वक्र और x अक्ष के बीच में जितना भाग घेरा है उस भाग का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें तो वो क्षेत्रफल वस्तु के द्वारा चली गई दूरी के बराबर होता है। ठीक, एक बार फिर सुनिए, अगर आपको वेग समय वक्र दिया हो, वेग समय वक्र वही जो मैं भी बता रहा था, y अक्ष पे वेग, x अक्ष पे समय, तो वेग समय वक्र के लिए अगर किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, आप उस वक्र और x अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यानी मुझे क्या करना है दोस्तों, ये पूरा क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, लेकिन अब इसका क्षेत्रफल तो हम निकाल नहीं सकते, तो हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, ये पूरा हिस्सा जो है वो 2 हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। ये वाला पूरा हिस्सा 2 हिस्सों से मिलकर बना है। कौन सा पहला हिस्सा, तो ये है आयत UOPK, पहला हिस्सा तो ये है UOPK। ठीक है, आयत बन रहा है। ठीक, दूसरा हिस्सा त्रिभुज है UKS। ठीक है, तो बस अब करना क्या है, चली गई कुल दूरी x बराबर आयत
UOPK का क्षेत्रफल, आयत UOPK त्रिभुज UKS का क्षेत्रफल, त्रिभुज UKS का क्षेत्रफल। भाई इतनी बात समझ में आ गई। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। भाई आयत का क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकालते हैं? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई देखिए, ये वाली भुजा की लंबाई कितनी है? ये वाली भुजा की लंबाई u ही तो है, मतलब y अक्ष पे वेग ही तो हम लोग बना रहे हैं ना, और y अक्ष पर इसके निर्देशांक का u, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी, क्योंकि ये तो 0,0 होता है ना, ये तो मूल बिंदु है 0,0, इसके निर्देशांक का u, मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी? u के बराबर हो जाएगी, और ये वाली दूरी t के बराबर हो जाएगी, तो ये हो गया u इंटू टी, ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। दोस्तों आप समझ सकते होंगे, जैसे मान लीजिए x अक्ष पे हमने एक लाइन खींची है ना, इसके निर्देशांक 0,0 है, इसके निर्देशांक t,0 है, इसका मतलब x अक्ष पे कितनी दूरी चली? t माइनस इसका 0,0 का 0, ठीक है, इसके निर्देशांक होते हैं ना 0,0, तो इसके हैं t,0, इसका मतलब ये दूरी कितनी होगी? t माइनस 0, यानी कि ये पूरी दूरी हो जाएगी t, तो ये लिखा मैंने t, ये लंबाई के तौर पे हो गया। चौड़ाई देखते हैं, इसके निर्देशांक कितने हैं? इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,u, तो घटाइए जरा, ये डिस्टेंस निकालनी है, तो u माइनस 0, यहाँ पे y के निर्देशांक है u, यहाँ पे y के निर्देशांक है 0, तो u माइनस 0 दैट इज u, तो u इंटू टी करके इतना आ गया, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है। अच्छा अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, तो यहां लिखेंगे 1/2 और आधार कितना है? uk की दूरी कितनी है? uk मतलब यही t, ठीक है, और इंटू ऊंचाई मतलब ये वाली, ठीक है, k इंटू एस या ks की दूरी कितनी है? ks कितना है भाई? ये दूरी निकालनी है, खुद सोचिए, ये दूरी है v के बराबर, ये वाली दूरी है u के बराबर। अगर हम पूरी दूरी v में से ये वाली दूरी u घटा देंगे, v में से u घटाएंगे तो कितना आएगा? v माइनस u, ठीक है। चलिए भाई इतनी बात समझ में आ गई, गुड। अब यहां से देखिए कितना हो जाएगा? x इक्वल, अच्छा अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां से देखिए इस वाली समीकरण से देखिए v माइनस u का मान निकालिए, v माइनस u का कितना आ रहा है? देखिए v माइनस u बराबर 80 आएगा, v माइनस u बराबर 80 यहां पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो गया x इक्वल ut प्लस 1/2 इंटू टी को हमने एज इट इज लिख लिया, लेकिन v माइनस u बराबर 80, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू में क्या लिख देंगे? 80, और देखिए रिजल्ट क्या निकल के आया? x इक्वल, और दोस्तों यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगी, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं, ठीक है, अभी हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक। चलिए अभी x इक्वल कितना आ रहा है? ut प्लस हाफ a और t इंटू टी मिलकर t स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, और ये गति की दूसरी समीकरण है, ठीक है। चलिए अब इसी समीकरण को लेके आगे बढ़ते हैं समीकरण 2 से। चलिए भाई समीकरण 2 से x इक्वल कितना है? ut प्लस 1/2 t v माइनस u, ठीक। अच्छा इसको जरा अंदर मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा है? x इक्वल ut प्लस vt अपॉन में 2 माइनस ut अपॉन में 2, ठीक है। देखिए ut में से ut माइनस 2 घटाया, कितना आएगा? ये आएगा x इक्वल ut अपॉन में 2 माइनस, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, प्लस vt अपॉन में 2, ठीक। अच्छा देखिए अब कितना निकल रहा है यहाँ से, इसको थोड़ा हम और सॉल्व कर सकते हैं आगे, जैसे यहाँ से x इक्वल ये हो जाएगा v प्लस u अपॉन में 2 इंटू टी, ठीक है। चलिए भाई t कॉमन ले लिया, ठीक। अच्छा अब t की वैल्यू क्या करिए? यहां से निकालिए, t की वैल्यू समीकरण 1 से निकालिए, t बराबर कितना हो जाएगा? t बराबर v माइनस u अपॉन a, ठीक। रखिए जरा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा v प्लस u अपॉन में 2, ठीक, और t की जगह पे ये रखेंगे v माइनस u अपॉन में a, ठीक। चलिए अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x इक्वल, यहां से देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बन जाएगा दोनों मिलके? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बन जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, है ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा 2a, ठीक है। चलिए अभी इसको मैं आगे प्रोसीड करता हूं, और कितना आने वाला है? ये हो जाएगा 2ax इक्वल b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। चलिए और फाइनल कितना आ जाएगा? फाइनली ये निकल के आएगा v स्क्वायर
इज इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, यू स्क्वायर प्लस 2ax। ओके दोस्तों, तो ये समीकरण नंबर 4 है। और देखिए ये v इक्वल यू प्लस ए टी न्यूटन की गति की पहली समीकरण है, x इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर न्यूटन की गति की दूसरी समीकरण है, और v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as या 2ax, मैंने यहाँ पे दूरी को x लिया है इसलिए x के टर्म्स में आ रहा है, तो v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2ax ये न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण है। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद दोस्तों। आज के लेक्चर से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। धन्यवाद।